कौन है, इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मेन होता क्या है कि जब हम कैटलॉगिंग करते हैं तो हमें लिखना होता है उसका बिब्लियोग्राफिकल डाटा लिखना होता है। अब कहिएगा बिब्लियोग्राफिकल डाटा होता क्या है? तो बिब्लियोग्राफ होता है उसका ऑथर क्या है, उसका टाइटल क्या है, हाँ, उसमें कितने पेजेज हैं, किस पब्लिशर ने पब्लिश किया है, किस ईयर में पब्लिश हुआ है, ये सारा डाटा होता है। बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड में क्या क्या होता है मैंने बताया आपको, टाइटल, ऑथर, ईयर, ऑथर, पब्लिशर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, हाँ जी, एडिटर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड सो ऑन। एडिशन। तो जितने चीज बुक में होते हैं, एक तो होता है टाइटल पेज और बैक ऑफ द टाइटल पेज, उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होते हैं। और हमें जब भी कैटलॉग करना होता है तो हम कवर पेज से टाइटल नहीं उठाते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि टाइटल पेज डिफरेंट हो सकता है, मतलब कि थोड़ा फैंसीफुल हो सकता है, लेकिन जो पेज अंदर में कवर पेज के बाद जो एक पेज होता है टाइटल पेज, उस पेज पे जो टाइटल होता है वही एक्चुअल टाइटल होता है। ओके, तो बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड में हम यहाँ देखिए कहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इन रिलेशन टू ऑथर, टाइटल, पब्लिशर एटसेट्रा, चॉइस ऑफ एलिमेंट टू यूज, अप्रोच पॉइंट। अब इसमें से आपका चॉइस कौन होगा, पहले ऑथर होगा कि टाइटल होगा, क्या होगा, ये आपका उसी रिकॉर्ड फॉर्मेट में आता है। A unique record identifier of the document. Descriptors representing the subject matter of the document selected from the standard list of subject heading. मतलब हर बुक का आपको सब्जेक्ट हेडिंग देना होता है, और वो सब्जेक्ट हेडिंग आप देते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाता है। अब आपको जो इस यहाँ पे आगे पढ़ना है, वो दो तरह का सब्जेक्ट हेडिंग का है किताब। एक है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग और एक है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। ये दो तरह का सब्जेक्ट हेडिंग आपको पढ़ना है, तो सब्जेक्ट हेडिंग निकाल के उसमें डालते हैं। यूनिक रिकॉर्ड आइडेंटिफायर क्या होता है डॉक्यूमेंट का, जैसे कि देखिए हर बुक का अपना एक आईएसबीएन नंबर होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिक बुक रिकॉर्ड आइडेंटिफायर। चलो देखो इधर आप फॉर्मेट जो है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ फॉर्मेट। फॉर्मेट दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल और लोकल फॉर्मेट, और एक होता है एक्सचेंज और कम्युनिकेशन फॉर्मेट। ओके, इंटरनल फॉर्मेट क्या होता है कि भाई जैसे कि किसी कोई एक सॉफ्टवेयर है, अब वो सॉफ्टवेयर जो है वो अपना लोकली, जैसे कि एक लाइब्रेरी ने एक सॉफ्टवेयर लिया तो वो अपने ढंग से सजा के, जैसे एक्सेल शीट में तैयार करके रख लिया, या एक्सेल शीट के बजाय दूसरे सब ऐसा चीज में तैयार करके रख लिया, वो तो वो उसका लोकल फॉर्मेट हो गया। इसमें केवल क्या होता है कि ये वेरी इकोनॉमिक होता है, पैसा कम होता है इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में आप ट्रांसफर करने में आपको दिक्कत होगी। आप जिस फॉर्मेट में हैं और आपको अगर दूसरे में जाना पड़ा तो आप नहीं जा पाएंगे। ये एक ड्रॉबैक। ये क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू नीड हमारा ये फॉर्मेट चलता है, ये अकॉर्डिंग टू नीड होता है। उस नीड कहते हैं कि नहीं, अब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जाना चाहते हैं और तब उससे आप उसमें अपने डाटा को ट्रांसफर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए इंटरनल फॉर्मेट जो होता है लोकली छोटे लाइब्रेरी वगैरह के लिए जो है, चलो ठीक है, ओके, लेकिन बड़ी लाइब्रेरी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि आज के डेट में जो आईटी है, आईटी क्या होता है कि भी
चेंज होते रहता है। आईटी जो है वो चेंज होते रहता है। अब चेंज होता है तो आप ये सोचिए कि भाई अगर हम आज एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, वही सिस्टम अब पुराना हो गया, दूसरे सिस्टम में जाना है, तो जो मेरा पहले सिस्टम में डाटा है वो अगर दूसरे सिस्टम में नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, दिक्कत होगी ना। तो इसलिए हमको क्या होता है कि एक ऐसा फॉर्मेट लेना चाहिए कि डाटा इजीली ट्रांसफर हो जाए। ओके, तो ओके सर। उसी के लिए ये कहा कि एक्सचेंज और इंटरचेंज कम्युनिकेशन फॉर्मेट। तो एक्सचेंज और इंटरचेंज कम्युनिकेशन फॉर्मेट, इसमें ये होता है कि भाई हम एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में इजीली डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, ये सुविधा हमें इसमें होती है। अब क्यों कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए, मैंने आपको ये बताया यहाँ पे। इसलिए करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है हमारा सिस्टम, आप देखिए कि पहले जो आज से 10 साल पहले मोबाइल सिस्टम यूज होता था और आज के सिस्टम में जो मोबाइल यूज होता है, दोनों में कितना अंतर है। जब स्मार्टफोन आया था तो जब उस समय था तो वो 1 GB और 4 GB का होता था। आज के डेट में देखिए कि 8 GB और 1 TB तक का जो है निकल गया है। तो हमें यह ध्यान रखना क्या है कि सिस्टम दिन प्रतिदिन जो है सोफिस्टिकेटेड होते जा रहा है, एडवांस होते जा रहा है। तो हम अगर पुराने सिस्टम में अगर स्ट्रिक्ट रहेंगे तो वी कांट ट्रांसफर आवर डाटा फ्रॉम आवर सिस्टम टू द न्यू सिस्टम। तो मतलब क्या होगा कि फिर न्यू सिस्टम में हमको क्या करना है, डाटा लेना पड़ेगा। अब देखिए कि पहले जब हम लोग क्या करते थे कि जब मोबाइल अगर हम चेंज करते थे तो फिर से हमको सारे का क्या करना पड़ता था, नेम और फोन नंबर वगैरह उसमें ऐड करना पड़ता था। बट आज के डेट में हमें करना पड़ता है, जैसे जो एग्जिस्टिंग हमारा डाटा है, हम अगर उसमें हमारा डाटा ट्रांसफर होता है या नहीं होता है। सर जीमेल के थ्रू अपने आप हो जाता है। डाटा आपका नए सिस्टम में आ जाता है ना। यस सर। यही जो नए सिस्टम में आता है ये आपका एक्सचेंज हो जाता है। क्या 3 कंपोनेंट होता है, पहला होता है डिफाइंड फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है कि मैंने कौन सा डाटा हमको एक्सचेंज करना है। अब हमको ये देखना है कि एक जगह से जब दूसरे जगह जाएगा तो पहला डाटा दूसरे के किस फील्ड में जाएगा, दैट इज कॉल्ड, उसको लिंक भी करना होना चाहिए। सो ये फिजिकल स्ट्रक्चर डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद हर फील्ड का एक नाम होना चाहिए, दैट इज कंटेंट डेजिग्नेटर। मतलब जिसमें आप डाटा, केवल हम ऑथर का नाम डालेंगे, उसमें टाइटल नहीं लिखेंगे। मतलब यहाँ डेजिग्नेटर ऑथर लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ, उसके आगे जो बॉक्स बना हुआ है वो बॉक्स में क्या होगा, उसके आगे जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स में आपका ऑथर का नाम लिखा जाएगा। ओके, ठीक है। यस सर। तो कंटेंट डेजिग्नेटर, कंटेंट डेजिग्नेटर क्या हो गया, जिसमें फील्ड का नाम लिखा हो कि कौन सा फील्ड है। ये कहता है रूल्स क्या है, कंटेंट ऑफ द रिकॉर्ड्स गवर्न्ड बाय रूल्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंट डाटा एलिमेंट्स। अब ये रूल हमको कैसे लिखना है, जैसे सपोज करो जब हम लिखते हैं ऑथर का नाम लिखते हैं तो ऑथर नेम लिखते हैं में, टाइटल में क्या होता है,
पहले मेन टाइटल होता है, फिर कोलन होता है, फिर सब टाइटल होता है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं कि भाई जब हम ये बात करते हैं कि जो भी फील्ड उठा लो, चाहे ऑथर का उठा लो, ऑथर का फील्ड उठा लो, या आप टाइटल का फील्ड उठा लो, उसमें कहीं क्या होता है कि फिक्स्ड लेंथ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने फिक्स्ड लेंथ दे दिया और उससे लंबा अगर उसका नाम हो गया तो इसका मतलब वो पूरा नहीं भरा जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप देखोगे कि कहीं कहीं फिक्स्ड लेंथ होता है, उसमें आप तो उस जगह पे हमको क्या करना होगा कि भाई हमारा जो है वेरिएबल लेंथ का डाटा होना चाहिए। अगर फील्ड रिपीटेबल है तो हमें, जैसे कि मान लीजिए कि रिपीटेबल फील्ड मतलब क्या होता है, जैसे ऑथर है, ऑथर हो सकता है तो इसलिए ऑथर को 2 बार लिखना होगा, 3 ऑथर भी हो सकता है इसलिए कहना चाहिए वो 3 बार रिपीट होगा, दैट इज कॉल्ड रिपीटेबल फील्ड। लेकिन नहीं हो सकता, किसी भी बुक का एक ही टाइटल होगा। अधिक से अधिक होता है कि ट्रांसलेटेड टाइटल होता है, वो टाइटल नहीं होगा कि भाई हर बुक का एक टाइटल 2 टाइटल। सर अगर टाइटल के साथ कोई एक्सप्लेनेशन कोई इसमें नहीं आगे होता है। तो जो है हर फील्ड में आपका वो सब टाइटल होता है। ओके, जैसे मान लीजिए हमने टाइटल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कॉमा ए केस स्टडी। हाँ सर। ओके, तो अब ये एक केस स्टडी क्या हो गया कि मतलब ये सब टाइटल हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोलन अ केस स्टडी। तो ये आपका सब टाइटल हो गया। मेन टाइटल क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। तो जो दूसरा पार्ट होता है वो सब टाइटल होता है, मतलब पार्ट ऑफ द टाइटल होता है। ऑफ द टाइटल विल बी रिटन इन द कैटलॉग। क्या होता है? आफ्टर कोलन, कोलन डाल के तब लिखते हैं। ये आप प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। तो बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड में द सिचुएशन जो है आपका डिफरेंट होता है। मेनी फील्ड अकर ओनली फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि फॉर एग्जांपल कवर टाइटल, ISSN, एडिशन। ये जरूरी नहीं है कि हर बुक का एडिशन हो, और जो फर्स्ट एडिशन होता है उसमें एडिशन नहीं लिखा होता है। ठीक है। मेनी फील्ड अकर फॉर ए वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, जिसमें कि अब 2 बार ऑथर है, मैंने 2 ऑथर है तो क्या होगा? 2 बार लिखाएगा। उसी तरह से डाटा एलिमेंट में वेरी इन लेंथ बिटवीन रिकॉर्ड्स। ऐसा नहीं है कि भाई जो लेंथ ऑफ द रिकॉर्ड होगा, टाइटल होगा, सपोज करो, वो सबके लिए फिक्स नहीं होगा। छोटा सा टाइटल हो जाएगा, जैसे मैंने बता दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहीं पे एक बुक है। ठीक है ना? मैंने नेटर आपको बता ही दिया है कि भाई जब आप कोई चीज को कहां से डिसाइड करते हो, जैसे आपने जीमेल अकाउंट बनाने के लिए भी फॉर्म भरा होगा। जब फॉर्म भरा होगा तो वहां पे आपको नाम पूछा होगा, तो जो नेम लिखा हुआ है वो नेम क्या है? दैट इज कॉल्ड कंटेंट डेजिग्नेटर। उसके अगेंस्ट में जो फील्ड लिखा हुआ है वहां पे आप अपना नाम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटेंट डेजिग्नेटर। नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ डेजिग्नेटर है, मतलब उसके अंदर में वो चीज भराएगा। ओके, अब स्टैंडर्ड में हम अब आते हैं तो देयर आर सो मेनी स्टैंडर्ड्स, जिसमें कि पहला स्टैंडर्ड जो है ISBD का है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैंने आपको इसके पहले एक चीज बताया था, वो था ISBN। वहां पे उसका नाम था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, और ये ISBD एक फॉर्मेट है। ये जो है 1969 में जो कैटलॉग तैयार करने की बात उठी थी, तो कैटलॉग तैयार करने में इफ्ला ने, ठीक है, इफ्ला क्या होता है? ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन जो आपका है इफ्ला, ये एसोसिएशन ने कैटलॉगिंग के ऊपर में एक कमेटी बनाई, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द इफ्ला कैटलॉगिंग सेक्शन, और उसने एक फॉर्मेट तैयार किया, दैट फॉर्मेट इज नोन एज ISBD।
और ISBD जो कहलाया, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, उसमें उसने हर तरह का अलग अलग सिस्टम का बनाया, जैसे कि मोनोग्राफ का बनाया, दैट इज ISBD विद इन ब्रैकेट M, ओके। और सिमिलरली G77 में, ओके, ISBD G, दैट इज ये आपका जनरल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन जो है वो निकाला। अब देखिए आप, इसी ने फिर सीरियल के लिए निकाला, कार्टोग्राफिक मटेरियल के लिए निकाला, नॉन बुक मटेरियल के लिए निकाला। ये जो आप यहाँ हाईलाइटेड आपको दिख रहा है ना, मैंने ISBD ने सीरियल, सीरियल क्या है, मैगजीन जर्नल्स वगैरह जो होते हैं वो सीरियल है। उसके बाद CM क्या है, कार्टोग्राफिक मटेरियल के लिए निकाला। NBM क्या है, नॉन बुक मटेरियल के लिए निकाला। PM क्या है, प्रिंट के लिए निकाला। ये ऑडियो विजुअल मटेरियल के लिए निकाला, कंप्यूटर फाइल के लिए निकाला। मतलब क्या है, सबका एक अलग अलग फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट में आपको डाटा डालना है। तो ये जो है आपका तरीका है इसका करने का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, देखिए क्या है कि जब हम स्टैंडर्ड निकालते हैं तो स्टैंडर्ड निकालने का मतलब ये होता है दैट शुड बी अडॉप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे विश्व में उसको अडॉप्ट किया जाए। अगर इंडिया में कोई कैटलॉगिंग का सिस्टम है तो वही जो है विदेश में सिस्टम हो, सो दैट कि अगर कोई यूजर जो विदेशी है वो यहाँ इंडियन लाइब्रेरी में आके देख रहा है तो उसको टाइटल का मतलब समझ, जैसे वहां समझा है वो यहाँ भी वही समझेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग ऑथर को जो है टाइटल बोलने लग जाएं और टाइटल को जो है ऑथर बोलने लग जाए। तो ये चीज है कि आपको ध्यान देना है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड को यूज किया जाता है। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कंटेंट कोई भी डिजाइनर कौन स्टैंडर्ड होते या हैं? कौन होते हैं, कंटेंट डेजिग्नेटर आपका जो फील्ड का नाम होता है वो कंटेंट डेजिग्नेटर होता है। कंटेंट मतलब क्या कंटेंट उसके अंदर में है उसको डेजिग्नेट किया जाता है। जैसे सपोज करो ऑथर अगर लिख दिए तो उसके आगे जो खाली घर बना हुआ है उसमें हम क्या लिखेंगे, टाइटल का नाम लिखेंगे या ऑथर का नाम लिखेंगे। उसी तरह से टाइटल अगर लिखा हुआ है तो उसके आगे जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर में टाइटल लिखेंगे या ऑथर लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइटल अगर लिखा हुआ है तो ये उसके अंदर में हम टाइटल लिखेंगे, ऑथर लिखा हुआ है तो ऑथर का नाम लिखेंगे। तो ये जो है ये कंटेंट डेजिग्नेटर है, मतलब फील्ड का जो नाम है दैट इज कॉल्ड कंटेंट डेजिग्नेटर। तो पर्पस ये है कि भाई हम कभी भी अगर एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जाएं ना हो। अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ एन ISBD रिकॉर्ड। कोई जो ISBD रिकॉर्ड होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके स्ट्रक्चर में 8 एरिया होते हैं। पहला एरिया जो है वो आपका कहलाता है टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। याद रखिएगा ये ISBD फॉर्मेट, अभी जो फॉर्मेट आपको बताऊंगा इस सारे फॉर्मेट में एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ISBD पूछेगा, चाहे मार्क पूछेगा, चाहे आपका CCF पूछेगा, ओके, या ISO पूछेगा, कोई एक पूछेगा जिसमें कि आपको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए ISBD में लिखना पड़ा तो ISBD है क्या, किसने डेवलप किया, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इसके एरियाज क्या क्या है। तो एरियाज में कहते हैं इसका 8 एरिया है। स्ट्रक्चर के अंदर में हम देखते हैं पहला कहलाता है टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा कहलाता है एडिशन, तीसरा कहलाता है मटेरियल और टाइप ऑफ रिसोर्स स्पेसिफिक एरिया, चौथा कहलाता है पब्लिकेशन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिकेशन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, किसने पब्लिश किया है ये सारा। पांचवा एरिया है फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया, इलस्ट्रेशन है कि नहीं है जो उसके अंदर में आता है। सीरीज एरिया फिर क्या है कि ISBN या ISSN नंबर होता है तो रिसोर्स आइडेंटिफायर हो जाता है। ओके, तो हम ये देखते हैं कि ये 8 एरियाज हैं। इसको जो लिखने का तरीका है
वो देखिए सर, ऐसे दिया हुआ है resources लिखने का तरीका कि identifier हाउ कैन यू समझा राइट दो। द सर, रिसोर्सेज आइडेंटिफायर समझा दो एक बारी। रिसोर्सेज आइडेंटिफायर। रिसोर्स आइडेंटिफायर क्या होता है? दैट इज ये यूनिक नंबर होता है एक तरह से, जिससे कि रिसोर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड नंबर होता है हर बुक का, तो बुक में पीछे दिया होता है ISBN नंबर, मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। हर बुक का, हर टाइटल का अपना एक नंबर होता है। पूरे विश्व में जो है वो बुक होता है जिसपे ISBN नंबर होता है, जो कि एक टाइटल को एक नंबर मिलता है, दूसरे टाइटल को दूसरा नंबर मिलेगा, तो उस नंबर से वो पूरा टाइटल पहचाना जाता है, इसीलिए उसको आइडेंटिफायर कहा। सर, ये ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सीरियल नंबर है। जैसे ISBN होता है वैसे ये बुक का होता है, वो सीरियल का होता है। सीरियल क्या है? जर्नल, मैगजीन, ये सब सीरियल कहलाता है। ओके सर, थैंक यू। सर जैसे बुक हेडिंग का देखिए, वॉल्यूम हेडिंग चेंज में हो क्या होता गया है? तो सर टाइटल। ISBN नंबर चेंज नहीं होगा? हाँ हाँ, चेंज होगा। हर सर जैसे वॉल्यूम बुक का अलग अलग ISBN होगा, और पूरे वॉल्यूम का भी, अगर 5 वॉल्यूम की एक किताब है, 5 वॉल्यूम है, तो पांचों वॉल्यूम का अलग अलग ISBN नंबर होगा। और एक ISBN नंबर वो क्या करेगा, पांचों वॉल्यूम का एक नंबर दे देगा, तो 2 तरह से ISBN उसका बनेगा होगा। जी सर, एक होगा ईच वॉल्यूम हैज देयर ओन ISBN नंबर, सर और जैसे पूरे हमारी वॉल्यूम का डीडीसी भी में अगर देना चाहिए तो सीधा एक नंबर दे दिए, इससे जो है पूरा वॉल्यूम का डिटेल आ जाएगा। सर ओके अभी सर जैसे डीडीसी में हमारे 3 वॉल्यूम है उसके, तो उन तीनों के अलग अलग भी होंगे और अगर चाहे तो एक भी होगा? वो 3 वॉल्यूम जो है, 3 पार्ट जो है, तो उसका ISBN नंबर या तो एक होगा, या तीनों अलग अलग होगा, या तीनों के साथ एक भी होगा। ये डिपेंड करता है ऑथर के ऊपर में। सर अगर एडिशन चेंज हो रहा है तो तो ISBN ये नंबर आपका वही हो गया, रहेगा? एडिशन चेंज हो रहा है तो ISBN नंबर वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसने टाइटल के लिए लिया है ना, एडिशन के लिए नहीं लिया है। वो यस सर। चाहेगा तो अलग से ISBN, बिकॉज ISBN जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, एक एजेंसी होती है जो ISBN नंबर देती है। तो ये डिपेंड करता है ऑथर के ऊपर में कि उसके लिए वो अलग से ISBN नंबर लेता है या नहीं लेता है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे आपका टाइटल, देन सब टाइटल, स्लैश, स्टेटमेंट ऑफ ऑथरशिप, सेमीकोलन, अदर ऑथर्स, कोलन, स्पेस, हाइफन, एडिशन स्टेटमेंट, सेमीकोलन, एडिशन ऑथर स्टेटमेंट, डॉट स्पेस हाइफन, मटेरियल और टाइप ऑफ रिसोर्स, स्पेसिफिक एरिया, डॉट स्पेस हाइफन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, देन कोलन, पब्लिशर, देन कॉमा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ये एक पैराग्राफ में लिखाता है। ओके, तो मतलब क्या हो गया, टाइटल, उसके बाद कोलन डाल के सब टाइटल, स्लैश डाल के स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, दैट इज ऑथरशिप। उसके बाद दूसरा ऑथर अगर है तो सेमीकोलन डाल के दूसरा ऑथर, फिर डॉट स्पेस हाइफन, एडिशन स्टेटमेंट, सेमीकोलन डाल के अगर तो एडिशन ऑथर ऑफ स्टेटमेंट, फिर डॉट स्पेस हाइफन, मटेरियल और टाइप ऑफ रिसोर्स, स्पेसिफिक एरिया, फिर डॉट स्पेस हाइफन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, देन कोलन, पब्लिशर। ये जो है ये देखिएगा कनेक्टिंग सिंबल है कि एक से दूसरे में जो है कैसे कनेक्ट हो रहा है, तो वो जो है हमको याद रखना है, उसको हमको लिखना है कि मतलब कोलन कहाँ होगा, डॉट स्पेस हाइफन कहाँ होगा, कॉमा कहाँ होगा, सेमी कोलन कहाँ होगा, ये सारी चीज हमको ध्यान रखना है। पैराग्राफ स्टार्ट होता है जिसमें कि पेजिनेशन वगैरह होता है, प्रिलिमिनरी पेजेस, टेक्सुअल पेजेस, प्लेट्स, इलस्ट्रेशन, ये लिखाता है। चौथा, दूसरा हो गया, तीसरा जो होगा वो साइज होगा, बुक की साइज क्या है,
then dot space hyphen within bracket series, then colon sub series, then semicolon series number, वो लिखते हैं। फिर नोट सेक्शन होता है। नोट सेक्शन में क्या होता है कि इफ यू वांट टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक, तो वो नोट सेक्शन में आता है। उसके बाद ISBN होता है, दैट इज ईच एंड एवरी बुक हैज ISBN नंबर, तो वो उसमें लिखाता है। तो इस तरह से ये जो है आपका ISBD विद इन ब्रैकेट जी जनरल डिस्क्रिप्शन जो है, इसमें आपका ये फॉर्मेट होता है। में ये कहता है 1990s में इफला सेक्शन जो कैटलॉगिंग सेक्शन है, उसने क्या किया, एक स्टडी ग्रुप बनाया और उसने ऑन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड FRBR, ओके, और इसने एक तरह से कहिए ISBD का एडवांस रूप जो है एज FRBR निकाला। ये आपका जो है, अब देखिए ये ISO 2709, ये भी एक फॉर्मेट है ISO 2709। एक चीज याद रखिएगा कि जितने भी फॉर्मेट हैं, सारे फॉर्मेट में यही आता है, कौन सा चीज, टाइटल, सबटाइटल, ऑथर, यही बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड का ही तो पार्ट होता है ना सारा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है हमें कि चाहे ISO 2709 हो या आपका मार्क का हो या आपका यूनिमार्क का हो या आपका CCF का हो, सारे में ये चीज होता है। अब देखिए ISO क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है उसने एक, सर ISBD CR क्या है? हाँ जी सर ISBD ब्रैकेट में CR क्या है? ISBD सीरियल जो है, यहाँ आपने जनरल मटेरियल बुक्स का देख लिया। सीरियल में क्या होता है, मैगजीन में क्या होता है, टाइटल होता है, उसका कोई ऑथर नहीं, उसका पब्लिशर होता है, वो पब्लिश करता है, वही उसके अंदर में कॉपीराइट होता है, तो उसका एक अलग फॉर्मेट है। ये जो अभी आपका जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन बताए, इसमें आपका जनरली बुक्स का होता है, इसलिए हम इसको बुक्स का ले लेते हैं। आप इसमें देखिए ISO में मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे यूनेस्को, यूनिसिस्ट, इफ्ला, सबने एक स्टेप इस पे काम किया, और मेन काम यह था कि भाई जो एक्सचेंज फॉर्मेट होना चाहिए दैट शुड, और उसी के कारण क्या किया, एक सेट ऑफ कोड्स जो है दिया गया ISO के द्वारा, दैट इज ISO 2709, ओके, जिसके कारण क्या होता है कि ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज जो है, मतलब एक लाइब्रेरी अपने डाटा को दूसरे लाइब्रेरी को भी भेज सकता है, वो भी समझ सकता है कि हाँ देखो मैं उसके पास ये सारा चीज है। तो आपस में लाइब्रेरी जो है रिकॉर्ड को एक्सचेंज कर सकते थे, ओके। ISO 2709 format also known as MARC, that is machine readable catalog जो होता है, वो आपका MARC। The records in the ISO 2709 format have fixed structure, उसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता था। इसमें क्या होता था, 3 पार्ट होता है। क्या 3 पार्ट होता है, एक होता है रिकॉर्ड मार्कर, दूसरा होता है डाटा डायरेक्टरी, और तीसरा होता है वेरिएबल लेंथ डाटा फील्ड। तो 3 पार्ट में ये आपका ISO 2709, इसका स्ट्रक्चर अगर कहेगा तो ISO 2709 हैज 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज रिकॉर्ड मार्कर विच इज ऑफ 24 कैरेक्टर्स, फिक्स्ड होता है ये 24 कैरेक्टर्स। डाटा डायरेक्टरी कंसिस्टिंग ऑफ 3 न्यूमेरिकल मार्क्स, दैट इज 3 न्यूमेरिकल मार्क्स होता है फॉर ईच डाटा फील्ड, फील्ड साइज एंड इनिशियल सिंबल पोजीशन। और तीसरा होता है वेरिएबल लेंथ डाटा फील्ड। अब जो डाटा फील्ड होता है वो वेरिएबल लेंथ का होता है।
अब यहाँ पे जो 3 सेक्शन दिया 2709 का 3 सेक्शन क्या है? वन इज रिकॉर्ड लेबल, जो आपका यहाँ पे इसके पहले क्या कहा था हमने, ये कहा था रिकॉर्ड मार्कर। जो यहाँ रिकॉर्ड मार्कर मैंने बोला 24 कैरेक्टर्स, तो यही रिकॉर्ड लेबल इसका जो नाम होता है, दैट इज रिकॉर्ड मार्कर। इसका 24 कैरेक्टर्स ऑफ द रिकॉर्ड होता है, जिसका कि साइज फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड इन लेंथ। उसके बाद आता है हमारा डायरेक्टरी, दैट इज डाटा डायरेक्टरी था, यहाँ पे डायरेक्टरी लिखा है, जिसमें कहता है डायरेक्टरी प्रोवाइड्स द एंट्री पोजीशन ऑफ द फील्ड, कि कोई भी फील्ड कहां से स्टार्ट होगा अलोंग विद द फील्ड टैग्स, और उसका फील्ड टैग क्या होगा। डाटा मैंने डायरेक्टरी का 4 पार्ट होता है फील्ड टैग। टैग 3 कैरेक्टर का होता है, जैसे कि आपने देखा डीडीसी का जब मैंने बताया था कि 10 डिवीजन में 100, 200, 300, उसी तरह से फील्ड टैग है। यहाँ पे टैग मतलब सब न्यूमेरल नंबर है, 1xx, 2xx, 3xx, 4xx, तो ये फील्ड टैग होता है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है इसका, वो लेंथ ऑफ द फील्ड होता है। तीसरा पार्ट जो होता है वो आपका स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन होता है, और चौथा जो होता है डिफाइंड पार्ट होता है, इंप्लीमेंटेशन का पार्ट होता है। तो ये 4 पार्ट में होता है। डाटा फील्ड, ए स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल फील्ड एंड सब फील्ड डाटा इन द रिकॉर्ड। अब जो भी हमारा कहिएगा कि टैग दिया हुआ है, उस टैग के आगे जो फील्ड दिया हुआ है उस पे जो है हम लिखते हैं, तो वो हमारा डाटा फील्ड कहलाता है। और इस तरह का 3 काइंड ऑफ फील्ड होता है। पहला कहता है रिकॉर्ड आइडेंटिफायर फील्ड, जैसे कि आपने टैग जो कहा, अब मैंने आपको यहाँ पे अभी एक एग्जांपल दिया था 100, यहाँ का जो रिकॉर्ड होता है फील्ड टैग जैसे 001, ये रिकॉर्ड आइडेंटिफायर फील्ड है। रिजर्व फील्ड, ये आपका रिजर्व फील्ड क्या है, जब जरूरत पड़ेगी तब हम इसको यूज करेंगे, तब तक के लिए क्या रिजर्व है भाई, 00A to ZZZ, ओके, एंड 002 to 009, ओके। उसके बाद ये बिब्लियोग्राफिक फील्ड होता है, दीज आर इन द रेंज 010 to 999 एंड 0AA to ZZZ, ये आपका बिब्लियोग्राफिकल फील्ड होता है। तो 3 पार्ट में होता है, इसको ध्यान रखना है। इसमें ये चीज, इसको आपको नोट बनाना है, नोट बना के, क्योंकि ये आपका फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए ध्यान रखना। इसको पॉइंट वाइज करके नोट बना के फिर आप इसको मैंने तैयार करोगे, और याद करने का तब फिर सही रहेगा। इंडिकेटर 0 to 9 कैरेक्टर as coded in the leader. Indicators generally provide further information about the content of the field. फील्ड में क्या कंटेंट है उसके बारे में बताता है। The relationship in the field and the other field in the record. दूसरे फील्ड और इस फील्ड में क्या रिलेशन है यह बताता है। So that is called indicator. 0 to 9 कैरेक्टर होता है, and it is called as a coded in the leader, लीडर के तौर पे। उसके बाद आइडेंटिफायर होता है कि भाई आइडेंटिफाई करता है डाटा विद इन द बिब्लियोग्राफिकल फील्ड, ओके। 1 to 9 कैरेक्टर के द्वारा आइडेंटिफाइड होता है। उसके बाद एक आता है रिकॉर्ड सेपरेटर, दैट इज सिंगल कैरेक्टर से रिकॉर्ड सेपरेटर होता है। जैसे यहाँ पे कहा मार्क 21 लाइब्रेरी कैटलॉगिंग रिकॉर्ड वाज कोडेड इन ISO 2709 फॉर्मेट, ओके। तो यहाँ आप इस चीज को याद कर लीजिए, जो मैंने बोला उसी पॉइंट को नोट कीजिए, उससे इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। एक चीज ये पूछेगा
छोटे क्वेश्चन में व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ISO 2709, तो आप यह कहेंगे some of the advantages are, it has many advantages but some of the advantages are, ये कहता है it provides a small number of mandatory data elements. कुछ ऐसे होते हैं जो कि मैंडेटरी है, जैसे कि टाइटल मैंडेटरी है, फिल्ड करना ही करना है। पब्लिशर है जिसको कि भरना ही भरना है, उसको छोड़ोगे तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो मतलब मैंडेटरी डाटा फील्ड होता है, जैसे सपोज करो कि कोई भी है किताब तो उसका टाइटल तो होगा ही होगा, बिना टाइटल का कोई किताब नहीं होता। ऑथर होगा ही होगा, अब चाहे ऑथर इंडिविजुअल ऑथर हो या कॉर्पोरेट ऑथर हो या इंस्टीट्यूशनल ऑथर हो, तो कोई ना कोई ऑथर होगा ही होगा। तो ये डाटा फील्ड मैंडेटरी कहलाता है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है सो दैट कि वो लंबा हो तो भी उसको इंक्लूड कर सकता है। ओके, तो ये दूसरा। तीसरा पार्ट कहता है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ ऑप्शनल एलिमेंट। ऑप्शनल भी इसके अंदर में है, जरूरी नहीं है कि सब चीज। अब जैसे सपोज करो बुक है, बुक के अंदर में किसी में इलस्ट्रेशन होता है, किसी में इलस्ट्रेशन नहीं होता है, तो ये ऑप्शनल हो गया। मतलब ऑप्शनल वो होता है जिसमें कि जरूरी नहीं है कि वो मौजूद हो। उसके बाद देखिए इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर लिंकिंग रिकॉर्ड्स एंड सेगमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से, इसलिए जब ये डाटाबेस बनता है तो उसमें जो है RDBMS सिस्टम होता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मतलब कि अगर आपने ऑथर से, कंप्यूटर में ऑथर से सर्च किया तो ऑथर के साथ केवल आपको ऑथर नहीं लिखा हुआ आएगा, ऑथर के साथ जो जो फील्ड है वो सारा एक दूसरे के साथ क्या होता है, लिंक होता है। जैसे कि ऑथर आपने टाइप किया, तो टाइप करने के बाद ऑथर के बाद अब उसकी जब इंटर मारोगे तो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आएगा उसका टाइटल भी आएगा, उसका पब्लिशर भी आएगा, उसमें पेजिनेशन भी होगा, उसका ISBN नंबर भी होगा, फुल डिटेल आ जाएगा। तो क्यों आ जाएगा भाई, आपने तो केवल ऑथर टाइप किया, तो पूरा क्यों आया? पूरा इसलिए आया क्योंकि सारे रिकॉर्ड जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, लिंक है। So these are the advantage and it is mark, that is machine readable catalog. ये देखिए व्हाट इज मार्क रिकॉर्ड। मार्क रिकॉर्ड इज मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग रिकॉर्ड जो होता है वो मार्क रिकॉर्ड होता है। इसमें भी पूछेगा आपको कि मार्क जो है, मार्क का आप स्ट्रक्चर बताइए। तो जैसे ISO का स्ट्रक्चर था वैसे ही मार्क का स्ट्रक्चर होगा, वैसे ही जो है आपका लगभग CCF का होगा, यूनिमार्क का होगा। तो एक याद करके और थोड़ा बहुत जो है बस आप चेंज अपने दिमाग में रखेंगे तो ये चारों चीज याद हो जाएगा आपका। ओके, अब कैटलॉगिंग रिकॉर्ड जब हम देखते हैं तो एक डिस्क्रिप्शन, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स तैयार हुआ था, AACR2। तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकेंड एडिशन में कैसे लिखना है इसके बारे में लिखा हुआ था। जैसे कि ISBD में आपने देखा कि कैसे लिखना है, पहले टाइटल आएगा, फिर कोलन आएगा, फिर सब टाइटल आएगा, फिर स्लैश आएगा, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। वैसे ही जो है इसमें भी हमारा AACR2 में एक मेन एंट्री बनता है, उसके बाद एडेड एंट्री बनता है। और एडेड एंट्री मतलब मेन एंट्री में हम किससे नाम लेते हैं, दैट इज ऑथर से लेते हैं या टाइटल से लेते हैं। तो ये सारा चीज उसके अंदर में तरीका, रूल रेगुलेशन बताया हुआ होता है। ठीक है, तो मेन एंट्री हो जाता है जो मेन एंट्री, और दूसरा पार्ट होता है एडेड एंट्री। तो मेन एंट्री जो है ऑथर से होता है, दूसरा जो पार्ट होता है एडेड एंट्री, आप ज्वाइंट ऑथर से बना सकते हैं, आप टाइटल से बना सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका एडेड एंट्री। आप सब्जेक्ट से बना सकते हैं, तो ये आपका एडेड एंट्री कहलाता है। यहाँ पे देखिए जैसे सब्जेक्ट से बनाए तो सब्जेक्ट हेडिंग और सब्जेक्ट एडेड एंट्री हो गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो है बताया था कि सब्जेक्ट हेडिंग देते हैं, दो तरह से देते हैं। माने दो तरह का बुक होता है, एक होता है आपका CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, दूसरा होता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। अब इस दोनों सब्जेक्ट हेडिंग से जो है हम सब्जेक्ट एडेड एंट्री देते हैं। ओके,
फिर आता है हमारा जो क्लास नंबर देते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन नंबर, कॉल नंबर। कॉल नंबर क्या होता है? कॉल नंबर का 3 पार्ट होता है, मैंने बताया हुआ है, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। वो चीज इसमें हमारा आ जाता है। मार्क फॉर्मेट क्यों जरूरी है? जिससे कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, जिससे कि बिब्लियोग्राफिकल रिसोर्स की शेयरिंग अच्छे से हो सके और इंटरनेशनली जो है हम उसको कंट्रोल कर सकें, ये चीज होता है। ठीक है ना? तो दैट इज कॉल्ड आपका मार्क फॉर्मेट। अब आइए मार्क टर्मिनोलॉजी। मार्क टर्मिनोलॉजी में हम देखते हैं क्या होता है कि डिफरेंट टाइप का, जैसे कि साइन पोस्ट और उसके अंदर में डाटा। साइन पोस्ट क्या है? साइन पोस्ट है कि कौन सा चीज हम यूज कर रहे हैं, और मैंने टर्मिनोलॉजी, जैसे डेजिग्नेटर समझ लीजिए, कंटेंट डेजिग्नेटर, वो साइन पोस्ट है। जैसे कहा मेन एंट्री, मेन एंट्री किससे बनता है? तो पर्सनल नेम से बनता है, सिंगल सरनेम से बनता है। तो डाटा क्या होगा में? सरनेम, देन कॉमा, देन फोरनेम। जैसे कि आपका हो जाता है किसी का भी नाम का जो सरनेम होता है, ओके, तो सरनेम, देन कॉमा, देन फोरनेम। जैसे मान लीजिए संजय कुमार शर्मा, देन शर्मा कॉमा संजय कुमार, ये हो गया आपका डाटा। साइन पोस्ट क्या हुआ? मेन एंट्री हो गया। मेन एंट्री कैसे? पर्सनल नेम विद ए सिंगल सरनेम। अब देखिए क्या है, टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें क्या होगा? प्रॉपर टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अब टाइटल मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, मेक द टीम, इट इज टाइटल। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? ये रनिंग में लिखाएगा, यहाँ पे सरनेम पहले नहीं लिखाएगा। जैसे कि पहले क्या था? रिचार्ड जे ब्रेनर, तो ब्रेनर उसका था सरनेम, तो सरनेम पहले आ गया। यहाँ पे लिखा है पोस्ट है और उसके करते हैं वो लिखते हैं। उसके बाद करता है रिकॉर्ड विद टेक्सचुअल साइन पोस्ट, फील्ड इंडिकेटर, टैग इंडिकेटर, टाइटल फील्ड। जैसे 245, ये 245 क्या है? टैग है, ओके। ये 245 किसके लिए है? टाइटल के लिए, टाइटल फील्ड के लिए। उसमें 1 क्या है? 1 इज द फर्स्ट इंडिकेटर एंड 4 क्या यूज हुआ? 4 इज द सेकेंड इंडिकेटर। ये जो 4 है ये बताता है कि कहां से हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, और 1 बताता है कि इसका जो है टाइटल एंट्री बन रहा है। उसी तरह से ये वेरिएबल फील्ड होता है, सब फील्ड होता है, आपको याद रखना होगा भाई। इन द फील्ड ऑफ पब्लिकेशन क्या क्या चीज होता है? प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, नेम ऑफ पब्लिशर, डेट ऑफ पब्लिकेशन। अब इसी में देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये 260 हैज जो दिया है दैट इज $A, ये न्यू दिल्ली है, दैट इज प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। $B नेम ऑफ पब्लिशर, $C ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो ये जो दिया हुआ है ये डॉलर इज डेलीमीटर, ये डेलीमीटर जो है ये उसको सेपरेट करता है। अब कहेगा मार्क का स्ट्रक्चर। मार्क का स्ट्रक्चर भी तीन पार्ट होता है। 1 इज लीडर, दूसरा रिकॉर्ड डायरेक्टरी, तीसरा वेरिएबल फील्ड। आप आइए ISO 2709 में क्या डिफरेंस था आप यहां देखिएगा। देखिए यहां पे रिकॉर्ड लेबल, डायरेक्टरी और वेरिएबल डाटा फील्ड, दैट इज डाटा फील्ड। यही 3 पार्ट है। इसी को मार्क में भी 3 पार्ट में कहा। रिकॉर्ड लेबल को यहां पे यूज किया लीडर, और डायरेक्टरी जैसे वहां डायरेक्टरी था यहां भी डायरेक्टरी है,
और उसके बाद वेरिएबल फील्ड होता है। तो 3 पार्ट होता है यहाँ पे, लीडर, रिकॉर्ड डायरेक्टरी, वेरिएबल फील्ड। लीडर जैसे वहां पे था 24 कैरेक्टर्स का होता है। रिकॉर्ड डायरेक्टरी यह आपको बताता है 12 कैरेक्टर्स का रिकॉर्ड डायरेक्टरी होता है। डायरेक्टरी क्या होता है, जिसमें कि आपको पता चलता है क्या क्या चीज, जैसे कहते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी, तो वहां पे टेलीफोन नंबर होगा, आदमी का नाम होगा, उसका घर का एड्रेस होगा। उसी तरह से यहाँ पे रिकॉर्ड डायरेक्टरी होता है। तो रिकॉर्ड डायरेक्टरी जो है वो आपका डिटेल बताता है रिकॉर्ड के बारे में। हाँ सर, ये मैं पूछ रही हूँ जो $A $B जो साइन लिए हैं। बोलो बोलो। हेलो, मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ जी, सर, हाँ ये जी, आ रही है। $A $B हाँ, ये $A $B जो साइन हम लोग लिए हैं, ये क्या डॉलर जो हम लोग जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस में पढ़ते हैं वो है? डॉलर प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स में क्या पढ़ते हैं डॉलर? सर ये जो $A है वो कौन से साइन है सर? ये एक डिलिमिटर है जो कि एक फील्ड को दूसरे फील्ड से सेपरेट करता है। ये 245 के अंदर का, ये 260 के अंदर का फील्ड है। 260 के अंदर में पब्लिशर्स का डिटेल आता है। अब पब्लिशर्स के डिटेल के अंदर में क्या क्या आ सकता है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आ सकता है, नेम ऑफ पब्लिशर आ सकता है, और क्या आता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है। अब नेम ऑफ प्लेस ऑफ पब्लिकेशन सबसे पहले लिखाता है। जब भी कैटलॉगिंग करते हैं तो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन मतलब न्यू दिल्ली, देन कोलान, देन ऑक्सफोर्ड, देन कॉमा, देन ईयर। तो ये जो सेपरेट होता है, ये 3 अलग अलग होगा। तो क्या होता है, जब प्रोग्रामिंग वगैरह पार्ट होता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। उसका अलग अलग फील्ड है, आपको अलग अलग भरना पड़ेगा, एक ही में नहीं भरना है। तो इसलिए क्या होता है कि जब आप $A इज फॉर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, अब इसका आपको ध्यान रखना होगा, वहां लिखा नहीं होगा, ये डेलीमीटर आपको लिख दिया $A, डॉलर इज द सेपरेशन पार्ट। तो ए जो है बी से सेपरेट होगा, डॉलर जो है आपका सेपरेशन पार्ट है। मतलब कि 245 जो आपको दिया है मेन टाइटल, टाइटल के बाद जो आपका ये सब आता है, ये सब चीज इसके अंदर में आएगा। ये 260 का पार्ट है, 245 का नहीं। सर यूएस मार्क में यूएस स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। देखो ऐसा है कि जैसे मार्क बना ना, तो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना एक मार्क बना दिया, अपना एक फॉर्मेट बना दिया, दैट इज कॉल्ड यूएस मार्क। यूके ने अपना एक फॉर्मेट बना दिया, दैट इज कॉल्ड यूके मार्क। कनाडा ने अपना एक फॉर्मेट बनाया, इसी बेस पे वो कहलाया कैनेडियन मार्क। ऑस्ट्रेलिया ने बनाया, वो कहलाया ऑस्ट्रेलियन मार्क। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मार्क फॉर्मेट बन गया। आपको एक मार्क याद रखना है, उसी से आपका सारा मार्क एक ही जैसा है, बिकॉज केवल और केवल थोड़ा बहुत इधर उधर है। आप इसको रीड कीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा इसमें। अब जैसे देखिए यूएस मार्क का क्या किया, मार्क में 3 फील्ड होता है ना, लीडर, डायरेक्टरी एंड वेरिएबल फील्ड। अब इसने वेरिएबल फील्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वेरिएबल कंट्रोल फील्ड होता है, वेरिएबल डाटा फील्ड होता है, और कुछ नहीं किया है, और सब चीज सेम है। मैंने वेरिएबल फील्ड को इसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, अब जो 24 फील्ड है, 24 फील्ड में देखिए 0 to 4 में क्या होगा, दैट इज लॉजिकल रिकॉर्ड लेंथ होगा, 5 होगा रिकॉर्ड स्टेटस होगा, 6 होगा टाइप ऑफ रिकॉर्ड होगा, 7 जो होगा वो आपका बिब्लियोग्राफिकल लेवल होगा, 8 से 9 जो है ब्लैंक होगा, 10 11 इंडिकेटर काउंट होगा। मतलब 24 में क्या क्या होगा वो सारा आपको दिया हुआ है। ये यूएस मार्क का सारा है। ये देखिए जो है आपका 10 डिवीजन में इसको डिवाइड किया जो है डाटा फील्ड को, ये क्या है 0xx,
अब ये XX जो है दैट इज 0XX मेन एंट्री। मेन एंट्री मतलब क्या हुआ, ऑथर से लिखा जाएगा। तो ये मेन एंट्री मतलब ये है कि यहाँ पे ऑथर का नाम आएगा। ऑथर का नाम कैसे आएगा, सरनेम एंड देन कॉमा फोरनेम। उसके बाद देखिए 2XX क्या है, यहाँ पे टाइटल, टाइटल पैराग्राफ, टाइटल, एडिशन, इम्प्रिंट, ये सारा चीज यहाँ आएगा। 3XX क्या है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन है। 4XX क्या है, सीरीज स्टेटमेंट है। 5XX क्या है, नोट्स है। तो ये देखिए आपका सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज डाटा फील्ड। ये यूके मार्क आ गया, जैसे यूएस मार्क था अब ये यूके मार्क आ गया। ये ब्रिटिश के लिए है, ये यूनाइटेड किंगडम, और सब सेम उसी टाइप से जैसे कि वो था, मार्क था। और वही 3 टैग 001 to 009, कंट्रोल विद 010 to 099। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको एक पूरा समझा दिया, आपको क्या करना है, हर का एक पैटर्न तैयार करना है, इसमें क्या चीज है, इसमें मेन चीज क्या है, और उसके बेस पे आप पूरा तैयार। जैसे यहाँ देखो 245 to 299 टाइटल एंड टाइटल पैराग्राफ, 300 to 399 फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ये आपको याद रखना है इसमें। अब मार्क 21, अभी तक आपने देखा मार्क, वो आपने देखा ये मार्क। अब हम यहाँ देख रहे हैं मार्क 21। मार्क 21 क्या है, तो मार्क 21 जो है दैट इज इन 2000 द ब्रिटिश लाइब्रेरी ने क्या किया कि ब्रिटिश के अंदर में, मतलब ब्रिटेन के अंदर में, यूके के अंदर में जितने भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कम्युनिटी थे उनके साथ मिलके एक कैसे कि भाई मार्क 21 फॉर्मेट डेवलप किया। कैसे, तो उसमें उसने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कनाडा और यूके तीनों को जो है मर्ज करके एक नया फॉर्मेट बना दिया, मार्क 21 फॉर्मेट। और यह जो है बहुत ज्यादा यूज होने लगा। क्यों, क्योंकि यह जो है कॉम्बिनेशन, पहले यूएस मार्क था, केवल मार्क था जो ISO 2709 में आया। अब यहाँ पे 3 कंट्री मिलके जब एक कर दिया तो मार्क 21 ज्यादा फेमस हो गया। तो इसका जो फॉर्मेट है मार्क 21 का, 5 टाइप्स का फॉर्मेट होता है। पहला कहता है फॉर्मेट फॉर बिब्लियोग्राफिक डाटा, दूसरा कहता है फॉर्मेट फॉर ऑथोरिटी डाटा, तीसरा फॉर्मेट फॉर होल्डिंग डाटा, चौथा फॉर्मेट फॉर क्लासिफिकेशन डाटा, पांचवा फॉर्मेट फॉर कम्युनिटी इंफॉर्मेशन डाटा। तो बिब्लियोग्राफिक डाटा क्या हुआ, बिब्लियोग्राफिक तो आपको समझ में आ गया कि भाई बुक का जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स होता है, जैसे ऑथर क्या है, टाइटल क्या है, ये सारा चीज जो होता है वो बिब्लियोग्राफिकल डाटा होता है। मतलब इसको क्या कहता है, रिकॉर्ड को डिस्क्राइब करता है और उसको एक्सेस प्रोवाइड करता है। अब कैसे, तो वो जो है टैग और इंडिकेटर के साथ ये सारा चीज होता है काम। ऑथोरिटी डाटा क्या होता है, ये ऑथोरिटी फॉर्मेट प्रोवाइड्स कोड्स एंड कोड वैल्यूज फॉर एक्सेप्टेड एंड यूज्ड हीडिंग फॉर ऑथोरिटी कंट्रोल। ऑथोरिटी कंट्रोल क्या है, जैसे कि एक ही चीज, जैसे मान लीजिए ऑथर है, अगर संजय कुमार सिंह की अगर मान लीजिए 50 किताब है, तो ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू टाइप संजय कुमार सिंह, उससे बेहतर क्या होगा, उससे बेहतर यह होगा कि हम ये ऑथोरिटी डाटा बन जाएगा, तो ईच एंड एवरी टाइम हम केवल उसमें से चूज करके उसको जो है सेलेक्ट करके लिख देंगे। तो ये आपका ऑथोरिटी डाटा होता है। होल्डिंग डाटा क्या है, ये जो है कोड और टैग इंडिकेटर ये सब यूज करता है कि भाई अगर कोई मल्टी वॉल्यूम सेट है, मल्टी पार्ट आइटम्स है, तो कितनी आइटम उस लाइब्रेरी में है, पूरा है कि नहीं है, ये सब आपका जो है होल्डिंग मतलब कितना होल्ड करता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन डाटा, कि कोई जो टाइटल है उसको जो हम क्लासिफाई करते हैं, तो उसका क्या होगा, रिकॉर्ड जो है उसका क्लासिफिकेशन नंबर क्या है, वो आपका क्लासिफिकेशन डाटा हो गया। उसके बाद आता है फॉर्मेट फॉर कम्युनिटी इंफॉर्मेशन डाटा। कम्युनिटी इंफॉर्मेशन डाटा क्या है,
It is suitable for coding community non-bibliographical information. One may be interested in creating database for experts in an area for which there are details in this format. मतलब कि भाई आप अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट्स, ये सारा चीज जो दिखाई देता है उसको हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, लिखते हैं, जिससे कि यूजर को इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो ये आपका कम्युनिटी इंफॉर्मेशन डाटा हो गया। ओके, तो ये 5 तरह का होता है आपका मार्क में फॉर्मेट टाइप। अब देखिए यूके मार्क वर्सेस यूएस मार्क, इसमें क्या डिफरेंस है। हाउ मार्क 21 डिफर फ्रॉम यूके मार्क। अब यूके मार्क से मार्क 21 डिफर कैसे है, बिकॉज पहले क्या था, पहले यूएस मार्क बना, फिर यूके मार्क बना, फिर मार्क 21 बना। तो मार्क 21 जो है वो तो कॉम्बिनेशन ऑफ यूएस मार्क, यूके मार्क और कैनेडियन मार्क, सबका मार्क का जो है कॉम्बिनेशन है। तो इट इज बेटर देन द यूके मार्क। तो हाउ इट इज डिफर, तो ये इसके अंदर में है, आप इसको सारे को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आता है यूनी मार्क। इफ्ला ने जो है एक सिस्टम बना दिया मार्क के आधार पे ही, तो ये आपका यूनी मार्क बना दिया, दैट इज यूनिवर्सल, सभी के लिए। अब ये बेहतर है ना कि कोई यूके मार्क बना रहा है, कोई यूएस मार्क बना रहा है, कोई आपका कैनेडियन मार्क बना रहा है, कोई ऑस्ट्रेलियन मार्क बना रहा है। तो इफ्ला जो है इंटरनेशनल बॉडी है लाइब्रेरी एसोसिएशन की, उसने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बना दिया। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिमार्क। इफ्ला ने ही बनाया था आपको आईएसबीडी, और ये आपका यूनिमार्क। मेन जो फॉर्मेट आपको तैयार रखना है वो रखना है आईएसबीडी, दूसरा है आईएसओ 2709, तीसरा है मार्क 21 या मार्क, चौथा है आपका सीसीएफ, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। ये 4 फॉर्मेट आपको याद रखना है। याद रखिएगा सभी का। जैसे देखो मार्क है, यूनी मार्क में भी देखो ये 3 ही पार्ट है, इसके रिकॉर्ड के 3 ही हैं। कौन कौन है, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, कंटेंट डेजिग्नेशन, डाटा कंटेंट। कहीं लीडर है, डायरेक्टरी है और वेरिएबल फील्ड है। अब यहाँ पे नाम दे दिया, देखो किसी किसी नाम अलग अलग है, बस नाम आपको ध्यान रखना है। ये यूनिमार्क फॉर्मेट के अंदर में 3 पार्ट है, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, कंटेंट डेजिग्नेटर, डाटा कंटेंट। अब देखिए यहाँ पे सीसीएफ भी एक फॉर्मेट है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। क्या होता है जनरली जो हम ये फॉर्मेट वगैरह पढ़ रहे हैं, उस फॉर्मेट में क्या है, मेन पार्ट ये है कि हम जो, अगर मैं फ्रेंच में बात कर रहा हूं तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं अगर किसी और लैंग्वेज में, मान लीजिए कि जो है स्पेनिश में बात कर रहा हूं, आपको नहीं समझ में आएगा। तो क्या होना चाहिए कि अगर हम स्पेनिश जानते हैं, आप स्पेनिश नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा क्या है, हम इंग्लिश भी जानते हैं और आप भी इंग्लिश जानते हैं, तो ये कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट क्या होगा, जिसमें कि हम आपसे बात कर सकें, तो वो इंग्लिश एक कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट हो गया। वैसे ही जो है यहाँ पे डाटा जो है, डाटा हमारे फॉर्मेट में है, दूसरे के पास जो डाटा फॉर्मेट में है। तो एक जो है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट क्या होता है कि हम इससे किसी में भी डाटा में एक्सचेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन फॉर्मेट। और ये इसकी यही जरूरत पड़ती है। ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर आईएसओ 2709 की जैसा ही होता है, नीड, स्कोप, यूजेज, स्ट्रक्चर। सब जगह आपने 3 देखा, इसमें 4 होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें 4 पार्ट है, रिकॉर्ड लेबल, डायरेक्टरी, डाटा फील्ड, रिकॉर्ड सेपरेटर। उसमें जैसे लीडर था, लीडर 24 कैरेक्टर था, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर जो था वहां पे 24 कैरेक्टर था। इसका भी देखो रिकॉर्ड लेवल जो है 24 कैरेक्टर्स का है। तो जब आप एक कॉम्पैरेटिव टेबल में तैयार करोगे
तो तैयार करोगे तो आपको सारा चीज पता चल जाएगा, इसमें ये चीज ज्यादा दिया है, उसमें ये चीज कम दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको क्या होगा कि आपको नोट्स बनाना पड़ेगा इसका। तो ये देखो रिकॉर्ड लेबल है, डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी का जो है 5 पार्ट है, टैग है, लेंथ ऑफ डाटा फील्ड है, स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन है, सेगमेंट आइडेंटिफायर है, अकरेंस आइडेंटिफायर है, ये सारा चीज है। अब ये देखो टैग जो है 3 कैरेक्टर का टैग होता है, ये 5 कैरेक्टर का ये होता है, ये 5 कैरेक्टर का होता है, ये 1 कैरेक्टर 1 कैरेक्टर, तो ये क्या हो गया, ये 15 कैरेक्टर जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा है सिंगल डायरेक्टरी। सर CCF के फीचर्स बता दीजिए। अजी CCF जो है ये आपका कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट होता है। ये जो कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट होता है ये ISO 2709 जो हमने फॉर्मेट पढ़ा था उसको एडवांस करते हुए एक कॉम्पेटेबल फॉर्मेट बनाया गया, जिसको कि यूनिसिस्ट ने डेवलप किया, यूनेस्को का ही पार्ट होता है, ओके, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूनिसिस्ट ने इफ्ला और ISO के साथ मिलके इसका तैयार किया। तो ये जो CCF है इसका एक ग्रुप बनाया गया था, इसका ISO का, इफ्ला का, यूनिसिस्ट का, इसका एक ग्रुप बना था। वो ग्रुप ने स्टडी किया और ग्रुप ने क्या डिसाइड किया कि भाई एक ISO 2709 तो फॉर्मेट है ही, अब एक नया फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है, जो कि 2709 से थोड़ा एडवांस हो। दैट द कोर रिकॉर्ड वुड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ मैंडेटरी डाटा एलिमेंट, कि कम से कम मैंडेटरी डाटा एलिमेंट्स हो, लेकिन एसेंशियल टू बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, वो एसेंशियल भी होना चाहिए, वही मैंडेटरी होगा। कोर रिकॉर्ड वुड बी लार्जर इन नंबर बाय एडिंग ऑप्शनल डाटा एलिमेंट, लेकिन इसमें और सब भी, जैसे ऑप्शनल डाटा को भी जो है जितना ज्यादा ऑप्शनल होगा उसको भी इसमें इंक्लूड कर दो, लेकिन मैंडेटरी कि भाई इतना भर देंगे काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज उन लोगों ने डिसाइड किया और उस डिसाइड करने के बाद उसने क्या किया, एक फॉर्मेट तैयार किया। ये फॉर्मेट जो है ये मोर कॉम्पेटिबल देन ISO 2709। तो इसका क्या था, इसके अनुसार ये होना चाहिए था कि फॉर्मेट इन विच द रिकॉर्ड्स विल बी इनपुट टू द सिस्टम, सिस्टम में इनपुट हो जाए, बेस्ट सुटेड टू लॉन्ग टर्म स्टोरेज, और ए फॉर्मेट टू फैसिलिटेट रिट्रीवल, रिट्रीवल आसान हो जाए, रिकॉर्ड जो है डिस्प्ले हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, CCF जो है इसकी जरूरत ज्यादा महसूस हुई। अगर मान लीजिए एक लाइब्रेरी दूसरे लाइब्रेरी के बीच में अपने डाटा को एक्सचेंज करना चाहे, अपने रिकॉर्ड को एक्सचेंज करना चाहे, तो वह ऐसे नहीं कर पाएगा। अगर वो कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट में होता है, मैंने भी आपको समझाया कि मैं फ्रेंच में बोल रहा हूं, आपको फ्रेंच नहीं आती है, और आप अगर हिंदी जान रहे हो तो मुझे हिंदी नहीं आती है, लेकिन आपको इंग्लिश पता है, मुझे भी इंग्लिश पता है, तो हम लोग क्यों नहीं इंग्लिश टू इंग्लिश बात करें। तो ये जो है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट हो गया। यहां भी यही चीज है कि मेन इस फॉर्मेट की क्यों जरूरत पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी कि रिकॉर्ड जो है वो एक्सचेंज हो, रिकॉर्ड एक्सचेंज हो, कहीं रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है ना। तो यही चीज आपका है कि भाई जरूरत इसलिए पड़ी कि एक फॉर्मेट, माने आपका जो रिकॉर्ड है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक ही जैसा रहे, आप उसमें एडवांस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने दूसरे किसी लाइब्रेरी के साथ मिलके अपने डाटा को एक्सचेंज करें, जिससे कि क्या होगा कि मान लो हमने एक किताब परचेज की, दूसरी लाइब्रेरी जो है किताब पहले से परचेज किए हुए है, तो हम क्या करेंगे कि हम खुद डाटा टाइप करने के बजाय वो डाटा उसके पास से इंपोर्ट कर लेंगे, तो सारा जो टाइटल कैसे लिखा हुआ है, ऑथर कैसे लिखा हुआ है, सारा हमारे पास आ जाएगा और हमारे में आ जाएगा वो डाटा। तो क्या हुआ कि उसका रिकॉर्ड हम अपने रिकॉर्ड में ले लिए, उसके पास तो है ही। हमने जब वो बुक परचेज किया
तो हमको पूरा डाटा फील्ड टाइप नहीं करना पड़ा, जो टाइप किया हुआ है वो हमने अपने अंदर में ले लिया। इस तरह से मान लो एक किताब की हम बात करें, अगर 100 किताब है तो विद इन 10 मिनट्स आप 100 डाटा एंट्री कर लिए, क्योंकि डाटा तो आपने सीधा वहां से फेच कर लिया। ये एक तरीका को बनाने के लिए मेन CCF फॉर्मेट की जरूरत पड़ रही थी, जिससे कि ये एक तरह से समझ लीजिए नेशनली इंटरनेशनली एक्सचेंज फॉर्मेट हो गया। इसलिए कहा कि इसका पर्पस क्या है कि टू परमिट द एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स बिटवीन ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज, टू परमिट बिब्लियोग्राफिक एजेंसी टू यूज अ सिंगल सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू मैनिपुलेट बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स। अब एक जगह बैठ के दोनों का डाटा को सही किया जा सकता है। तो ये आपका, ये देखो यहाँ पे फीचर्स भी दिया हुआ है, मैंने आपको शुरू में समझा दिया, और यहाँ पे फीचर्स भी दिया हुआ है कि भाई इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस कैटलॉग कार्ड्स एज ऑल द नेसेसरी डाटा एलिमेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड। अब देखो मैंने जो भी क्या बताया कि एक लाइब्रेरी ने अपना कैटलॉग किया हुआ है, वहां से डाटा हम क्या कर लिए, ले लेते हैं अपने पास। तो इससे क्या हो गया, दैट इज कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट हुआ। अदरवाइज तो सिंगल वन तो कोई भी फॉर्मेट तुम अपने में करना है, तुमको किसी से कोई मतलब नहीं है, तो तुम अपने में जो करना है करो, कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें दूसरे माने एक्सचेंज फॉर्मेट लेना है, चाहे इंटरनेशनल फॉर्मेट लेना है। ये अगर एक्सचेंज फॉर्मेट लेना है, इंटरनेशनल फॉर्मेट लेना है, तो मेन पार्ट यही होता है कि आप का क्या है, डाटा एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। आप अगर एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जब आप उस सॉफ्टवेयर से मन उब गया, हटाओ इसे, ये बदमाशी कर रहा है, दूसरा सॉफ्टवेयर लिए, तो आप बोलोगे नहीं। अब जो हम 1 लाख किताब अगर डाटा एंट्री पहले सॉफ्टवेयर में किए हैं, दूसरा सॉफ्टवेयर ले लिए, तो हम डाटा एंट्री फिर से करेंगे क्या, ये बताओ? नो सर, नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, वहां से डाटा को एक्सपोर्ट करना है, और जो न्यू सॉफ्टवेयर लिए हैं उसमें डाटा को इंपोर्ट करना है। अब डाटा एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के साथ मैपिंग करनी पड़ेगी। इसका फील्ड इस फील्ड में जाएगा, इसका फील्ड इस फील्ड में जाएगा। अगर मान लीजिए ऑथर, दैट शुड बी इक्वल टू दूसरे का ऑथर, टाइटल दूसरे का टाइटल, तो ये जो मैप करेंगे तब डाटा क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो दूसरे ने जो है ऑथर के जगह पे क्रिएटर लिख दिया है, अब हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई क्रिएटर होता क्या है, फिर लिखना पड़ेगा कि ऑथर इज इक्वल टू क्रिएटर, ये प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो एक्सचेंज में हमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। बहुत सारे ने स्टैंडर्ड निकाला, वैसे ही इंडिया ने भी स्टैंडर्ड निकाला, दैट इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड। पहले होता था, इसका नाम था ISI। कहते हैं ना, ISI मार्का है कि नहीं है? यस सर। लेकिन अब उसका नाम चेंज हो गया है, क्या हो गया है? इंडियन स्टैंडर्ड। BIS, हाँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS। ओके, जैसे आप गोल्ड वगैरह परचेज करते हैं तो देखते हैं ना, लिखा होता है दैट इज हॉलमार्क का लेना। हाँ, अभी हॉलमार्क क्या है, कि स्टैंडर्ड है। खाना का लेते हैं तो एग मार्क कहलाता है, तो ये एक स्टैंडर्ड है। तो हमारा जो कैटलॉग बनाते हैं, कैटलॉग के लिए भी यहाँ पे स्टैंडर्ड है। उसका जो यहाँ पे नंबर दिया है, दैट इज डिस्क्रिप्शन दिया है, IS 11370, और ये 1985 में पब्लिश हुआ था। टाइटल था गाइड फॉर डाटा एलिमेंट्स एंड रिकॉर्ड फॉर्मेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब देखो कितना लंबा टाइटल है ये, अगर फिक्स्ड लेंथ में रहेगा आप कितना दीजिएगा इसमें, ये देखो, गाइड फॉर डाटा एलिमेंट्स एंड रिकॉर्ड फॉर्मेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना।
सो ये स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर में भी देखिएगा कितना है, लीडर सब में जैसे देख रहे थे, डायरेक्टरी देख रहे थे, डाटा फील्ड एंड रिकॉर्ड सेपरेटर। सीसीएफ में भी रिकॉर्ड सेपरेटर था, ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड में भी रिकॉर्ड सेपरेटर है। इंडियन स्टैंडर्ड का जो नंबर है उसका नंबर क्या है, IS:11370, ये याद रखना। ये कलेक्शन नंबर क्या होता है सर? कलेक्शन नंबर बता रहे थे। कलेक्शन नंबर वो कॉल नंबर का एक पार्ट है जो कि कलेक्शन नंबर होता है। कलेक्शन नंबर हम ऑलरेडी यहाँ बता चुके हैं, चलो फिर से भी बोल देता हूं मैं। कलेक्शन नंबर जो होता है कि बुक कहाँ का कलेक्शन है, रेफरेंस कलेक्शन का है, रीडिंग रूम कलेक्शन का है, ठीक है। उसके बाद जैसे बड़ी बुक होती है, ओवर साइज बुक होती है, बहुत छोटी बुक होती है, पॉकेट बुक होती है, तो ये सब जो है ये अलग रखी जाती है, तो इसको कहते हैं कलेक्शन। और उसका एक नोटेशन होता है, सिंबल होता है। जैसे रीडिंग रूम की बुक होती है, मतलब बुक इशू नहीं होगी, रीडिंग रूम में पढ़ी जाएगी, तो उसके ऊपर RR लिख देते हैं। रेफरेंस कलेक्शन है, केवल कंसल्ट होगा, लिया नहीं जा सकता, R। बड़ी साइज की बुक होती है, ऊपर में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अंडर साइज की बुक होती है, नीचे में लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो सिंबल होता है, ये कलेक्शन का कहलाता है, ठीक है। जी सर, थैंक यू। तो हम लोग यूनिट 8 कैटलॉगिंग ऑफ नॉन बुक मटेरियल देखें। हाँ सर, मतलब सर ये जो क्या बोलते हैं, ये नंबर कलेक्शन नंबर ये अपने से देंगे, कोई स्टैंडर्ड है इसका आर करने का, आर करने का? ये अपने नहीं है, स्टैंडर्ड है। किसको, जैसे कि ओवर साइज को क्या कैसे करते हैं, अंडर साइज को कैसे करते हैं, टेक्स्ट बुक कलेक्शन को कैसे करते हैं, रीडिंग रूम को कैसे करते हैं, रेफरेंस को कैसे करते हैं, ये सारा एक आपका पैटर्न है। उस पैटर्न के तहत जो है काम होगा।